बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कल पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दे दी गई है। वकला तंजीमों ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि वो इस्तीफ़ा दे दें। वकला तंजीमों ने इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आप जानते हैं कि अपोजिशन की मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो हैं उन्होंने भी एक दूसरे के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म पर इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ाने का फ़ैसला किया है। तो मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनाब नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और एहसन भून साहब जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आजकल ये जो पनामा केस है इसके हवाले से मुख्तलिफ़ पोलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं उस ज़ुबान पर बात हो जाए। तो सबसे पहले आबद शेर अली साहब ने आज कुछ बातें की हैं। पहले ज़रा उनकी बात सुनते हैं कि आबद शेर अली साहब ने क्या बातें की हैं, किस लबो लहजे में बातें की हैं। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते पॉलिश करते रहे, उनको उनके बच्चों के कुत्ते तक नहलाते रहे। अच्छा, अब इसमें सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के जो बच्चे हैं उन्होंने मेरा ख्याल है कभी कुत्ते नहीं पाले। शाहिद खान अब्बासी साहब, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे? और आबद शेर अली साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, आप इसको अप्रूव करते हैं? देखें, इखलाक से गिरी ज़ुबान कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता। और लेकिन बदकिस्मती से माहौल ऐसा पैदा हो गया है कि ना आप किसी की तायीद कर सकते हैं, ना किसी की तरदीद कर सकते हैं, ना किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हर तरफ से ये ज़बान इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप जब खुद ये ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जो टॉप लीडर्स होते हैं, तो फिर वो नीचे वालों को रोक नहीं सकते। तो ये इमरान खान साहब जब तशरीफ़ लाए थे यहाँ धरना करने, तो उस वक़्त से जो पाकिस्तान की सियासत में जो अखलाकी कदरें थीं वो बदकिस्मती से बहुत गिर चुकी हैं। और अब ये उन पर भी लाजिम है, हम पर भी लाजिम है, और मेरे भाई अफजल चंद साहब, इनकी पार्टी पर भी लाजिम है कि इन चीज़ों को ज़रा, इन अखलाकी कदरों को ज़रा वापस लेकर आएँ। और ये लीडरशिप का काम है कि इस चीज़ की तायीद नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये ज़बान इस्तेमाल करें उनको रोकना चाहिए। लेकिन जब एक साइड से ऐसी ज़बान इस्तेमाल होगी तो फिर दूसरी साइड को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई ज़रूरत है, जिस तरह चार्टर डेमोक्रेसी हुआ था, तो कोई चार्टर ऑफ लैंग्वेज या चार्टर ऑफ एथिक्स भी कोई सियासत में होना चाहिए। नदीम अफजल चंद साहब, आपकी पार्टी जो है वो तो काफ़ी अरसा तक उसका ये मौक़िफ़ था कि ये जो अदालतें हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से तो कभी भी शरीफ फैमिली जो है उसके खिलाफ फैसला आ ही नहीं सकता। आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी। आज आप भी गए हुए थे वहाँ पे, और बाकी भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा गए हुए थे। देखिए, पहले आमद भाई, जो आपने लैंग्वेज के बारे में बात की है, हमारी जमात में तो कभी भी ऐसी नहीं हुई लैंग्वेज। और यकीन जानिए, मैं आज आबद शेर अली को, मैंने खुद कोर्ट रूम में मुझे मिला है, मैंने खुद उसको कहा, मैंने कहा आबद शेर अली छोड़ दो यार, मिरासियों में और वर्करों में फ़र्क होता है। लीडरशिप का हमें मुझे लीडरशिप कहे भी ना कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल करो, तो मैं कभी नहीं करूँगा। ये इज़्ज़त के लिए सियासत हम करते हैं। इज़्ज़त, जब किसी को आप गाली देते हैं, किसी को आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका अपना सामने आपने सिर्फ आबद शेर अली को समझाया, तो उसके साथ दोस्ती है। अपने जो दोस्त पीटीआई वाले हैं जिनके साथ आपकी नई मोहब्बत हुई है, उनके साथ मोहब्बत कोई नहीं है हमारी। उनके साथ, आबद शेर अली के साथ थोड़ी बहुत हमारे साथ असम्बली में रहा है तो गपशप है। अदरवाइज ये जो तलाल चौधरी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, ये डिक्टेटरों की गाड़ियों के आगे नाचने वाले, कल उन्होंने तरदीद कर दी। तरदीद नहीं, फैसलाबाद से जाकर पूछे ना, मैं वीडियो क्लिप भी मैंने मंगवाई है किसी दोस्त से। तो ये अब ये वो लोग हैं जिनको मुस्लिम लीग का भी कोई पता नहीं कि मुस्लिम लीग की कुर्बानियां क्या। ये कहाँ थे उस वक्त जब कुलसूम नवाज अकेली यहाँ जमहूरियत का रोना रो रही थी? उस वक्त ये लोग कहाँ थे? अच्छा, तलाल चौधरी साहब ने आज बिलावल साहब के उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, ये डेपुटेशन पे आए हुए लोग हैं नवाज लीग में। ये अच्छा, मुश्किल वक्त आएगा, ये डेपुटेशन सारे, ये शायद खान अब्बासी फिर बैठा होगा ना, जब ये चंद लोग जो पुराने हैं, मैं इनसे पूछूंगा कहाँ गए आपके डेपुटेशन पे आए हुए लोग जो काफ लीग से। आज आपकी पार्टी के एक बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं वो इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ये जेल में साबित कदम रहे हैं बहुत। बहरहाल तलाल चौधरी साहब ने एक बात की है
ज़रा मैं चाहता हूँ उसका भी आप जवाब दें। सुने जी, तलाल चौधरी साहब ने आज बिलावल साहब को क्या कहा है। बिलावल साहब, आप कह रहे हैं इस्तीफा लेंगे और आपने कहा आपको इस्तीफा लेना आता है। मेरा आपको मशवरा है, नवाज शरीफ से बड़े बड़े भी इस्तीफा नहीं ले सके, आप तो बच्चे हैं, ये मुश्किल काम है, दर्द होगा, आपके आंसू निकल आएंगे, आप नहीं ले सकेंगे इस्तीफा। दर्द होगा, आंसू निकल आएंगे। अब ऐसे 2 नंबर आदमी के मैं जवाब नहीं देना चाहता। नवाज शरीफ साहब से जनरल गुलाम अहमद था जिन्होंने स्टिक दे के इस्तीफा लिया था। क्या नाम था जनरल साहब का, आपको याद हो? नहीं, नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, जनरल महमूद। जनरल नहीं, पहली दफ़ा जब इसहाक खान जब कहा था डिक्टेशन नहीं लूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, कौम से खिताब किया था ना। अच्छा, फिर इस्तीफा भी दे दिया था। फिर गुलाम इसहाक खान की छुट्टी हुई थी। तारीख मुझे उस जनरल साहब का नाम नहीं याद, गालबन जनरल गुलाम अहमद ही था जो भी था। तो अब मेरे ख्याल में अगर ये अपना केस बजाय रहेगी बात आपकी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से हमें बड़े बड़े दुख पहुंचे हैं। आज हम भी गए थे देखने के क्या माहौल होता है, हमारे साथ कैसा रवैया होता था, इनके साथ कैसा रवैया होता है। और सच्ची बात है माहौल फिर भी बड़ा पोलाइट था, हालांकि केस में कुछ नहीं था। हमारे केस में तो बहुत सारे दलाइल होते थे, तो इस तरह नहीं बोलने दिया। आज तो ख्वाजा आरस साहब को फिर भी अभी बार बार कहते थे अब सबूत दे दें, अब दे दें, फिर दे दें। जजेस मिन्नतें करके सबूत मांग रहे थे। ऐसा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होता था। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का फैसला अल्लाह करे, उम्मीद हमें नहीं थी, यकीन में अभी भी थोड़ा सा शक है, मुकम्मल पुख्ता यकीन अभी भी नहीं है मुझे तो, कम अज़ कम अभी भी कुछ ना कुछ हो ना जाए। अच्छा, एहसन मून साहब से बात कोई करते हैं। तैयारा आ ना जाए। अच्छा, क्योंकि जनरल रहीद शरीफ साहब उधर बैठे हुए हैं सऊदी अरेबिया में, वो एनओसी लेके गए हुए हैं। इन्होंने एनओसी पता नहीं विड्रॉ ना कर दें या कुछ चक्कर ना चल जाए। अच्छा एहसन मून साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। एहसन मून साहब, कल आपने हड़ताल की कॉल दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट बार भी इसको सपोर्ट कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट बार भी सपोर्ट कर रही है, सिंध हाई कोर्ट बार भी सपोर्ट कर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जेटी रिपोर्ट पे फैसला देना है, अभी फैसला नहीं आया, तो आप वजीर आजम से इतने जोरों शोर के साथ इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? मैं सिर्फ सबसे पहले ये अर्ज़ करूं कि तमाम दोस्तों का, पहले कुछ दोस्तों का अदरवाइज ख्याल था, लेकिन जब हमने ऑल पाकिस्तान लायर्स कॉन्फ्रेंस 5 मई को की तो वहाँ ये डिसाइड किया गया कि आज हम स्ट्राइक जो रेजिग्नेशन है वो डिमांड नहीं करेंगे, बल्कि जब जेआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके मुताबिक हम चलेंगे। अब जेआईटी की रिपोर्ट मैंने उस वक्त कहा था कि आज का हमारा जो डिमांड है वो प्री मैच्योर है, और यही हमारी तमाम लायर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस का जो क्रक्स था तमाम नुमाइंदों का। अब जेआईटी की रिपोर्ट आ गई है, और जेआईटी की रिपोर्ट के बाद आपने देखा कि वज़रा का जो रवैया है ये बाकायदा तौर पे कोर्ट्स को ओवरऑल करने के साथ साथ धमकाने और डराने का है। और जैसे आपने पहले फरमाया, और मैं बड़ा खुश हूँ कि खाकान अब्बासी साहब ने एक बात की कम से कम तायीद की कि ये जो लैंग्वेज है ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह ये जो चंद साहब ने फरमाया इसी हवाले से, कोर्ट के माहौल के हवाले से, ये मैं समझता हूँ कि PMLN के वज़रा बाकायदा तौर पे अदलिया को डराने धमकाने पे आ गए हैं, और ये लैंग्वेज कभी कोर्ट के हवाले से इस्तेमाल नहीं हुआ करती थी। और जब भी मैंने देखा है, ये बात ठीक है जो चंद साहब कह रहे हैं, अदरवाइज PMLN ने हमेशा बात की है जी अदलिया की आज़ादी की, लेकिन जब भी किसी जज ने इनके खिलाफ फैसला किया है वो नौकरी में नहीं रहा, वो अदालत में नहीं रहा। इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि कोर्ट को हमें शेल्टर और हिम्मत बंधाने की और स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है कि अदलिया को ये एतमाद होना चाहिए कि अब वो वक्त नहीं रहा जब नवाज शरीफ जो है वो लोगों को जजी से बर्खास्त कर देता है या निकाल देता है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आपने लायर तहरीक के नतीजे में देखा बिलाल खान साहब जैसे शरीफ आदमी को बाकायदा स्कैंडलाइज करके निकाला गया, शकूर पराचा को, शब्बर रजा रिजवी को। इसी तरह एक जज ने इंक्वायरी में फाइंडिंग दी, बाकर नजफी साहब, आज तक लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं।
इसलिए मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान बार काउंसिल को फील्ड में आना चाहिए। और हम आज भी तवक्को करते हैं कि इस JIT की रिपोर्ट की रोशनी में जितने सबूत आ गए हैं अब कोई गुंजाइश नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना वकार बहाल रखने के लिए, ये मैं बड़ी अदब से बात कर रहा हूं, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना वकार बहाल करने के लिए अपनी नॉमिनेटेड JIT पे ट्रस्ट करते हुए अवाम का एतमाद बहाल करना होगा अदलिया पर। ये ना जैसे चंद साहब कहते हैं, ये बात हमेशा फजा में गूंजती रही है कि मियां नवाज शरीफ की फैमिली या उनकी हुकूमत के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं ले सका, और मेरा भी यही व्यू है, मैंने हमेशा देखा है। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, हम समझते हैं, हम तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानून की बहाली के लिए, अदलिया के अदारे की वकार की बहाली के लिए, कौमी इस्तेकाम के लिए ये JIT की रिपोर्ट को वेट देते हुए ये डिस्क्वालिफिकेशन का अमल जो है वो सामने नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो आपकी राय है। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब, ये तासुर क्यों है वकला तंजीमों में, बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार के, मुस्लिम लीग नून के वुज़रा और सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनके दरमियान बहुत एक मुहाजरा ही है, और बार बार वो कहते हैं जी कि वुज़रा जो हैं वो अटैक करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन हकायक बड़े वाज़े हैं। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने कोलिशन गवर्नमेंट छोड़ी, पंजाब की हुकूमत गंवाई, तमाम ख़तरे मोल कर अकेला निकला अदलिया को बचाने के लिए, और बचाया। ये हकीकत है, मैं कोई मुबालगा आराई तो नहीं कर रहा ना, हकीकत आप भी जानते हैं। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है कि हाई कोर्ट सिंध के अंदर अपील की गई हुकूमत रसा के जी इनको डेथ सेंटेंस दी जाए, उम्र कैद क्यों दी गई, उसका भी मुकाबला किया, वहाँ भी अदलिया ने उम्र कैद बरकरार रखी। हमारे हुकूमत के दौर में एक सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ, हमने हाथ भी जोड़े और पैर भी पकड़े, वज़ीर-ए-आज़म खुद गया, आज तक हम भी माफ़ी मांगते हैं, और हम माफ़ी मांगते हैं कि हमारे दौर में हुआ। बिल्कुल, तो इसलिए ये कहना कि वहाँ से कोई फेवरेटिज्म हो रहा है या वहाँ के मिले हुए हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। अब मैं अपने भाई की बातें सुन के थोड़ा हैरान भी हुआ, क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ। तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल के अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं? हमने तो दबाव नहीं डाला, हमने JIT को अटैक किया, और ये हमारा हक बनता है, क्योंकि जिस तरह JIT ने अपने आप को कंडक्ट किया, जो बातें उन्होंने लिखी हैं, वो पूरा एक बायस नज़र आता है, और वो एक रिपोर्ट ऐसी बनाई गई जो इसका मकसद सिर्फ किरदार कशी था और कोई मकसद नहीं है। एविडेंशियली वैल्यू, ये वकील हैं, आप किसी और वकील से पूछ लें। मैं टॉक शोज़ में कम से कम 10 वकला जो पाकिस्तान के पाए के वकला हैं वो टॉक शोज़ में मौजूद थे, एक शख्स ने भी नहीं कहा कि इस JIT की एविडेंस की कोई वैल्यू है कि ये एडमिसिबल हो कोर्ट के अंदर। अब JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, वो इसके एविडेंस को देखेंगे और फैसला कर लेंगे। लेकिन ये कल वकीलों ने हड़ताल की कॉल जो दी है वो तमाम इलेक्टेड बॉडीज ने दी है। देखिए, ये उनकी मर्जी है, मैं उन पर कोई तनकीद नहीं करना चाहता, ये उन्होंने दी है, लेकिन हकायक मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये एहसन बुन साहब, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें, एहसन बुन साहब अदालत में चल रहा है। ये शाहिद हक्कान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आप प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं। जी, मैं बड़े अदब से अब्बासी साहब की बात का एक लम्हे में, एक फ़िक्रे में जवाब दूंगा कि आर्टिकल 96 कानून शहादत है, वो कहता है कि जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस फॉरेन होगी, ऑफिशियल होगी, वो एज एडमिसिबल एविडेंस होगी। और इस केस में जब आप देखें कि JIT ने एक ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस की BVI से, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, और उनके अटार्नी ने एक स्पेशल खत दे दिया कि ये फलां फलां है। इसी तरह ये कॉरस्पॉन्डेंस की दुबई में उन्होंने कहा कि जी ये हम कंपनी के हवाले से बता दें। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इस कंपनी के FZD के चेयरमैन हैं।
और इसके वो इतनी तनख्वाह लेते रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आ गए। आप मैं बाकी बातें नहीं, उन्होंने कहा ये कंपनीज जो हैं ये अभी तक उसमें पनामा में नहीं आई, ये भी इनकी हैं। ये ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस है, आप छोड़ दें सोर्स डॉक्यूमेंट्स को। जितने एडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स फाइल में कॉरस्पॉन्डेंस के जरिए ऑफिशियली आ गए वो इटसेल्फ सफिशिएंट है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिसिबिलिटी। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि बात जो मेरे भाई हैं खाकान अब्बासी साहब, वो बात बड़े बड़े वकीलों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मैं आई एम नॉट होल्डिंग द ब्रीफ ऑफ पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एनी पार्टी एल्स, लेकिन मैं एक वकील होने के नाते ये अर्ज करूंगा कि खुदारा इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए सिर्फ और सिर्फ छोड़ें, अपनी अगली नस्लों के लिए आप कुछ करें। आप ये जो एक बात है कि आए हुए हैं चिमटे रहना है, चिमटे, और उसकी कोई भी कास्ट हो, उसका अदलिया का अदारा हो, फौज का अदारा हो, एग्जेक्टिव हो, आप पार्लियामेंट हो, आप सबको तहस नहस करके जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। बोन साहब ये छोटी सी बात करना चाह रहे हैं, फिर मैंने उनसे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कानून शहादत का इल्म नहीं है? वो उन्हीं कवानीन की रोशनी में इस जीआईटी की रिपोर्ट को देख लेंगे और अपना फैसला कर देंगे उजलत क्या है। अच्छा, अब ये बताएं चंद साहब, ये बताएं कि ये जो आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी करीब आई हुई है, तो ये जो कुर्बत है, ये जो मोहब्बत है, ये कितना अरसा चल रहा है? नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे तक है। देखो, जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों को बचाने के लिए यही कुर्बत हम नून लीग के साथ भी हुई थी, और जिसकी कीमत हम आज तक पब्लिक में दे रहे हैं। और उसी जमहूरियत को बचाने के लिए, पार्लियामेंट को बचाने के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट के इदारे को मज़ीद तौकीद बख्शने के लिए और इस मुल्क के इदारों को तबाही से बचाने के लिए सर लड़ाया जा रहा है, तो हम हर जमहूरी जमात के साथ, हर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हम खड़े होंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग और आगे रहेगी बात, आपने उन्होंने कहा ना जी, देखें जो बात उन्होंने की, जीआईटी पर मिठाइयाँ किसने बांटी थी? नून लीग ने बांटी थी ना, इसी जीआईटी पे बांटी थी ना। अगर तो फैसला ठीक करे तो फिर मिठाइयाँ, अगर फैसला खिलाफ हो तो फिर दांत तोड़ देंगे, निबट लेंगे, ये लोहे के चने हैं, ये छाबड़ छांची हैं, ये क्या हैं, फिर जो लैंग्वेज जीजी ब्रिगेड इस्तेमाल करता है। हाँ। और मिठाई अवान वज़ीर आज़म में खाई गई, पिक्चर भी सोशल मीडिया पे आई, सारा कुछ है। या वो मिठाई बता दें वो किस पे खाई गई, या ये बता दें। अच्छा, मैं बता दूं, ये सवाल अक्सर होता है। हाँ। आपके खिलाफ पिटीशन हो कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और जब कोर्ट डिस्क्वालीफाई ना करे तो जीत किसकी होती है? तो फिर आप रिव्यू में क्यों नहीं गए? अगर जीआईटी के खिलाफ रिव्यू में जाना चाहिए। आप किसी वकील से पूछ लें कि एक मुलजिम हो, कत्ल की सजा उसके सामने हो, उसको उम्र कैद हो जाए, वो कहते हैं मुबारक हो। अच्छा, इसमें जीआईटी की रिपोर्ट की बात हो रही है, तो एक बहुत अहम मामला है। इस जीआईटी की रिपोर्ट का जो वॉल्यूम 2 है, इसका जो पेज 147 है, इस पे इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है, और इसहाक डार साहब ने इसमें एक अपने जो टैक्स रिटर्न्स की फाइल है उसके बारे में कहा है कि वो कहीं खो गई है। बट आई वुड लुक इनटू द मैटर व्हाई सम ऑफ माय रिकॉर्ड हैज बीन शोन एज नॉट ट्रेसेबल एंड आई वुड सेंड द रिकॉर्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो ये उन्होंने 3 जुलाई को ये बयान रिकॉर्ड करवाया था। तो अभी तक क्या हुआ, इस पर बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा खसूसी जनाब अशरफ मेलकम साहब से। अस्सलाम वालेकुम मेलकम साहब। जी वालेकुम सलाम मीर साहब। मेलकम साहब, ये जो एक फ़ाइल जो थी उसके बारे में डार साहब ने जीआईटी को बताया कि ये फ़ाइल गायब हो गई है, इस फाइल का कोई सुराग मिला है? अब तकरीबन 8-10 दिन गुजर चुके हैं। जी मीर साहब, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डार साहब उन मिनिस्टर्स में है जिनका कंट्रोल अपने डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा है। उनसे पूछे बगैर उनके जो कंट्रोल में डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, एफबीआर, वहाँ एक सुई भी इधर से उधर उठा के नहीं रखी जा सकती। ये जो फाइल के गुम होने की चीज़ है, इसमें एक चीज़ अर्ज करूँ कि मियाँ शरीफ मरहूम, उनका 1945 का रिकॉर्ड अभी तक एफबीआर के पास मेंटेन्ड है, पूरी मुकम्मल फाइल मौजूद है। लेकिन इसहाक डार जो कि इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, जिनका मतहत इदारा है एफबीआर, वो फाइल रिकॉर्ड में से मिसिंग है। वो किस तरह मिसिंग है, मैंने एक रिपोर्टर के तौर पे से बहुत कोशिश की जानने की। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो आपकी अर्ज़ करता हूँ। एफबीआर में एक अफसर है अमजद ज़वैर टवाना, जब पनामा का इशू उठा, उन्होंने कॉल की लाहौर में जो चीफ़ कमिश्नर थी तस्लीमा रहमान के वज़ीर ख़जाना साहब का जो रिकॉर्ड है, ओरिजिनल फाइल जो एफबीआर को भिजवा दी जाए। वो खातून ने उनसे कमिटमेंट तो कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि इस ऑर्डर तो उनको जो चेयरमैन एफबीआर की तरफ से मिलना चाहिए, जब मेंबर इनकम टैक्स की तरफ से मिलना चाहिए, उनकी तरफ से ऑर्डर किया नहीं है। उसको थोड़ी सी तफ्तीश हुई
जब पता चला कि ये ऑर्डर तो ज़ुबैर महमूद टवाना साहब, ज़ुबैर अमजद टवाना साहब ने FBR की सीनियर मैनेजमेंट से पूछे बगैर उनसे रिकॉर्ड मांगा था। इस पर वो डर गई थोड़ी सी, उनसे रिकॉर्ड तो ना दिया, ओरिजिनल फाइल अपने पास रखी, लेकिन उस रिकॉर्ड की सारी कॉपीज़ थ्रू अमजद ज़ुबैर टवाना क्यू ब्लॉक पहुँचा दी गई, जहाँ उस वक्त तारक पाशा साहब जो इनडायरेक्टली FBR के अफेयर्स चला रहे थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के, उनको जो रिकॉर्ड मुकम्मल फ़ाइल पहुँचा दी गई। अब इशू ये हुआ कि कॉपी तो उनके पास मिल गई, कॉपी भी कहीं भी किसी भी अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं की जा सकती, ओरिजिनल फ़ाइल का क्या किया जाए। तस्नीमा और रहमान ने ना वो फ़ाइल ज़ाया करने की कोशिश की, ना उसको क्यू ब्लॉक के हैंड ओवर किया फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसको, लेकिन हिस्सा ज़रूर बन गई कि फ़ोटो कापी तो उनके इल्म में है कि पूरी फ़ाइल की क्यू ब्लॉक में पहुँचा दी गई थी। अब उनको ट्रांसफ़र करके उनकी जगह अदनान ख्वाजा साहब को लगाया गया, तो उस वक्त पूरी की पूरी फ़ाइल FBR के रिकॉर्ड से मिसिंग हो गई। अब जिस अफसर के दौरान फ़ाइल मिस होती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सज़ा की बजाय अब जिस खातून तस्नीमा रहमान ने उस फाइल की फ़ोटो कापी क्यू ब्लॉक में पहुँचाई, उनको सीनियर पोजीशन पे मेंबर एडमन लगा दिया गया। उसके बाद जो अदनान ख्वाजा आए उनको भी अपग्रेड करके मेंबर FBR में रिसेंटली पिछले 2 दिन में पोस्ट आउट कर दिया गया है। जिनकी निगरानी में सारा कुछ हुआ, उस फाइल की फ़ोटो कापीज़ लाहौर से चल के FBR में क्यू ब्लॉक में पहुंची। तारक पाशा साहब थे जो वज़ीर ख़जाना के एडवाइज़र थे, उनको अब चेयरमैन FBR लगा दिया गया है। फिर FBR की मैनेजमेंट पे एक दफ़ा फिर दबाव आया कि अगर JIT आपसे रिकॉर्ड मांगे, ओरिजिनल फ़ाइल के बारे में पूछा जाए, उसमें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हुई, बड़े बड़े लोगों की पोस्टिंग्स गई, उन पर बहुत दबाव आया कि आप ये कह दें कि रिकॉर्ड हमसे एजेंसीज उठा के लेके गई हैं। किसी FBR के सीनियर अफसर ने जब बयान नहीं दिया, अब रिकॉर्ड कौन सा मिसेगा, बल्कि FBR के अफसरान ने यह किया कि वज़ीर ख़जाना को बताए बगैर कुछ रिकॉर्ड जो कंप्यूटर से रिट्रीव कर सके वो हमारी इतला के मुताबिक JIT को पहुंचा दिया गया, जिस पे उनको डांट डपट भी बहुत हुई, जिस पे नाराज़ भी वज़ीर ख़जाना बहुत हुए जी। लेकिन उस पर एक चीज़ मीर साहब, आखिरी चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, अब जो रिकॉर्ड टेम्पर्ड है, जो टेम्पर हो चुका है, वो रिकॉर्ड मिसिंग है। जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मौजूद है, वो JIT के पास भी पहुंचा देगी है। FBR की फ़ोटो कापीज़ पड़ी हैं, ओरिजिनल फाइल मिसिंग है। जो टेम्पर्ड रिकॉर्ड है जिसमें चेंजेस की गई हैं, अब उस रिकॉर्ड पे स्टैंप लगेगी FBR की। जब दोबारा JIT या कोई अदालत मांगेगी वो दोबारा JIT को दे। बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम साहब। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने JIT की रिपोर्ट की हेयरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बहुत ही अहम बात की है। क्या बात की है, ज़रा सुने। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुखबर और खुफिया जासूस, जो कि बाद में पता चला अपने ही रिश्तेदार थे, उनके जरिए जाली केस बनाने की कोशिश की गई। जी शायद खान अब्बासी साहब, ये बड़ा सवाल पैदा हो गया कि वो रिश्तेदार कौन है। नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है और मैंने ये देखा नहीं। बहरहाल एक मुझे पुरानी बात याद है, 95-96 में एक उनके अजीज़ के ज़रिए उन पर मनी ट्रांसफ़र का केस बनाने की कोशिश की गई थी। नहीं, लेकिन उनके साथ तो सुलह होगी बाद में। नहीं, सुलह का नहीं पता, मैं शायद उसी किस्म का कोई शख्स हो। लेकिन बात यह है कि आप ये JIT की बात सारे करते हैं, इसमें JIT के मेंबर ने अपने एक रिश्तेदार की लॉ फर्म को इस्तेमाल किया एविडेंस गैदर करने के लिए, बट विद द अप्रूवल ऑफ परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया गया? आप उस कंपनी का वेबसाइट जाके देख लें, उस कंपनी की क्या हैसियत है। मैं यही कह रहा हूं कि एविडेंशरी वैल्यू क्या है इन लोगों ने जो कलेक्ट की है। एक ह्यूमन राइट की लॉ फर्म क्रिएट की गई जो आज बैंकरप्ट है, इसका कोई वजूद नहीं है, उसके पास कोई एसेट्स नहीं है, उसकी लाइबिलिटीज एसेट से ज़्यादा हैं, वो लॉ फर्म कोई काम नहीं करती, आप क्या उसे लेने गए थे? एविडेंस फैब्रिकेट किया गया, ये सारी बातें। तो ये भी उसी किस्म की चीज़ है। मेरे भी अजीज़ मुझसे नाराज़ होते हैं, आपके भी होंगे, कल के उनसे जाके बयान लेने शुरू कर दे। किसी को कोर्स किया गया, किसी को धमकियां दी गई, किसी को लालचें दी गई। तो ये मामलात मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस को एग्जामिन करके फैसला करने दें। आप क्यों हंस रहे हैं? मैं बड़ा आश्चर्य रहा हूं
कि शाहिद खान भाई साहब, आपका जिसने बैंक अकाउंट खोला आपने उसको बैंक का सरबराह बना दिया, जो कभी बैंक मैनेजर होता था। जिसने कभी आपका इनकम टैक्स में आपका वकील बना, आपने उसको जज बना दिया, किसी को चेयरमैन लगा दिया। कभी सारी हिस्ट्री गवाल मंडी से शुरू होना, जिस चौक में जिससे पान खरीदा उसको छालिए का सरबराह बना दिया, जिससे लिफ्ट ली उसको गाड़ी की कंपनी का, जरा सारी हिस्ट्री उठाकर नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो चेयरमैन आपने लगाए। और फिर जो कैबिनेट है आपकी, कैबिनेट में भी देखें ना पॉलिटिकल लोग कितने हैं और रिश्तेदार कितने हैं। ये शायद हकान बाजी साहब पॉलिटिकल नहीं ये है, पॉलिटिकल है, रिश्तेदार ख्वाजा आसिफ पॉलिटिकल नहीं है, रिश्तेदारी कितनी है, साद रफीक फैमिलीज political कितने हैं। जब कोई Families- बातें ना families- ये पुरानी घिसी पिटी अच्छा, बातें नहीं, पहले भी घिसी होती पिटी, रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ घिसी कि पिटी नाइट की- क्लब के बाउंसर को ओजीडीसी का चेयरमैन किसने लगाया? नाइट क्लब का नाइट बाउंसर। क्लब का बाउंसर एमडी बनाया गया ओजीडीसी का, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला उसको, मैट्रिक की सनद भी नहीं थी। अच्छा। देखिए ये बातें रहने अगर दें। हुआ तो गलत हुआ है, गलत हुआ है। वो बात- मैं अच्छा, अगर हमने भी किया है तो गलत किया है। अच्छा, ऐसे तो आपने अगर हमने गलत किया है तो तो मैं आपने तो पहले ही कह रहा हूं गलत। आपने ब्यूटी पार्लर वाले को किस जगह पहुंचा दिया। ये गलत काम गलत होता है, कोई भी आप करे। अगर कोई ऐसा हुआ है उसका सबूत ले आए। मैं तो सबूत की बात कर रहा हूँ। ये आप ये आप सईद तो कौन इल्जामात लगा है, ये रहे हैं। सईद कौन है? सईद साहब का आप हिस्ट्री देख लें, आप क्या वेबसाइट पे चले जाएं, उनका प्रोफेशनल अच्छा, रिकॉर्ड क्या शायद है, साहब किन आज- पोस्टों पर रहे हैं, आप देख ले जाके। शायद साहब आज सेनेट में एक करारदाद मूव हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग में खुद करारदाद मूव हुई है कि एससीसीबी का चेयरमैन जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, इसको इसके ओहदे से हटाया जाए। 40 सेनेटर ने दस्तखत किए हैं इस पे। ये आपके ख्याल में जायज मुतालबा नहीं है? बिल्कुल जायज मुतालबा नहीं है, नहीं है जायज, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर, अपने आप को डिफेंड करेंगे, और अगर वो कन्विक्ट हो गए तो हट जाएंगे, खुद हट जाएंगे। आप लेकिन जो सिर्फ एक सिपाही इल्जाम- के ऊपर इल्जाम- एफआईआर होती है वो मुअत्तल होता है पहले, बिल्कुल मुअत्तल नहीं होता जी। होता है। ये एक शिकायत की गई, उन्होंने उसका जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि ये मुझे फ्रेम किया गया, ये गलत है, इसका कोई सबूत नहीं है, और वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा एहसन भून साहब, ये जो शाहिद हकान अब्बासी साहब ने जेआईटी पे एतराज़ात किए हैं कि जी जेआईटी के सरबराज में उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की जो लॉ फर्म है उसकी खिदमात हासिल की, और भी कुछ एतराज़ात किए हैं, तो इन एतराज़ात का कोई जवाब है आपके पास? है आपके पास? मैं सबसे पहले गुजारिश करूं कि जेआईटी की जो लीगल पोजीशन है वो एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट की, कि जज साहबान उस जगह नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम खुद नॉमिनेट की ताकि वो जाके तमाम शहादतें और सबूत, कोई बेनामी, कोई प्रॉपर्टी अदरवाइज जो है वो कलेक्ट करें। उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हमें इन लोगों पे एतराज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी। उसके बाद दैट इज़ ए फाइनल ट्रांजैक्शन। इसके बाद इनका ये कहना, और एक बात और मैं लीगल बात करूं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन की गुंजाइश नहीं होती। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोनस दिया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म के क्रॉस ऑब्जेक्शन की कोई ऐसा चांस नहीं होता। और दूसरी बात, जेआईटी का इस हवाले से बतौर कमीशन जाना, रिकॉर्ड लेके आना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना, ये जो बात हर्जा सराई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, मैं ये समझता हूँ बहैसियत वकील, बहैसियत एक तालिब इल्म कानून के, कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी नोटिस लेना चाहिए था और कंटेम्प्ट नोटिस देना चाहिए था जब जेआईटी के लोगों को। अब देखें, जिसका मुंह आता है वो अपने मुंह से जो मर्जी जबान निकाल देता है। ये समझते हैं, मैं समझता हूं कि जेआईटी को वही इख्तियारात हासिल थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में डेलीगेट किए, और किसी आदमी को ये इख्तियार नहीं था कि वो ये कहे कि जी ये जेआईटी ने ये किया है, ये किया है। ये बिल्कुल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे हमला है, और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए था। अब क्या कहेंगे? और सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं, आज भी देखिए, समझ रहा हूं कि मैं ये क्या कह नोटिस सकता ना हूं, लेके बोन साहब जज इनके भी साथ रहे हैं, रियायत कर बोन रहे साहब, वो बोन जज साहब भी रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट की गई। हमने जिस तरह उसने अपने आप को कंडक्ट किया है, जिस तरह एविडेंस हासिल, मैंने एक मामूली मिसाल दी है, अभी तो बहुत सी मिसालें सामने आएंगी कि क्या क्या उस जेआईटी ने किया, किस तरह विटनेसेस को धमकाया, किस तरह एविडेंस कलेक्ट किया, किस तरह कोर्स किया गया, एविडेंस जिसका कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है वो पेश किया गया, कमेंट्स पास किए गए। क्या कोई जीआईटी कमेंट्स पास करती है? हाँ, रहमान मलिक साहब के बारे में कहा कि ये झूठे हैं। हाँ। कितना गलत कमेंट है ये जी,
रहमान मलिक साहब के बारे में कहा, ये झूठ बोलते हैं, मैं- कितना गलत कमेंट है मैं ये। चंद साहब पे छोड़, वो फैसला कर नहीं, दें। आप- मेरे- आप मेरे- आप मेरे- इतने देखिए, आप में इतनी तो फिर इतनी तो होनी चाहिए ना करें। मैं कोई बात फिर आप कहें कि वो भी गलत है। मैं कोई बात करूंगा तो वो पार्शल होगी। मैं ये बात चंद साहब पे छोड़ देता हूँ, वो जवाब देंगे। अब बात ये है कि आपने तरह तरह की बातें उसमें की। मैं बिल्कुल आपको पूरे वसूख से और अपने पूरे दावे से कहता हूं, इस जीआईटी का मकसद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कैरेक्टर असैसिनेशन था और कुछ नहीं है। इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं रहमान है। मलिक साहब और के बारे में हमें नून पूरी लीग के- उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगी। फैसला करने दें उनको, बात इंशाल्लाह सही फैसला करेगी, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक करेगी। अवाम की उम्मीदों के मुताबिक नहीं सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, सुप्रीम कानून कोर्ट के आइन मुताबिक। के और कानून के मुताबिक कानून फैसला के मुताबिक करती है। नहीं लेकिन अवाम मैं की आपको मजबूर हूं उम्मीदें जी। अवाम आइन अच्छा, ये और इनको कानून अवाम की की- उम्मीदों, मैंने जानबूझ के क्या कि इनको अवाम की उम्मीदों का पता है कि अवाम की उम्मीदें और ख्वाहिशें इस अच्छा, वक्त क्या भोन हैं। साहब, अवाम की भोन और साहब, है कि आपको बात पोलिंग रहमान स्टेशन मलिक वाली, पर- आपको रहमान पोलिंग मलिक स्टेशन साहब पर मिली थी क्योंकि 2013 में और उदैबिया इंशाल्लाह पेपर मिल में 2018 में फिर मिलेंगी। वो इंशाल्लाह जब फेयर प्ले होगा ना, इंशाल्लाह। कि अन्नी इफ्तिखार फार्मूला ना हो तो फिर इलेक्शन बेशक कल करवा के देख ले, कोई अच्छा, मसला आप नहीं। जरा रहमान मलिक वाली बात जल्दी से देखिए करें। रहमान मलिक साहब ने, क्योंकि उदैबिया पेपर मिल में इनके खिलाफ सारी इंक्वायरी की एविडेंस तो वही उनकी है ना, तो नून लीग कैसे उनकी तारीफ सुन सकती है? लेकिन जेआईटी ने कहा कि रहमान मुझे तो मलिक लगता है साहब ये ने- इन्होंने लिखवाया है। रहमान मलिक ये साहब ने इन्होंने कोई इतनी लिखवाया। खास कंट्रीब्यूशन नहीं की, जो अल्फाज लिखे मैं रिपीट नहीं करना चाहता। भोन साहब के पास मैं वापस आता हूं, लेकिन मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, एहसन भून साहब, शेख रशीद साहब जो हैं वो वकील तो नहीं है, लेकिन आजकल वो जो ये पनामा केस है इसमें खुद वो जरा करते हैं, खुद आर्गूमेंट्स देते हैं कोर्ट के सामने, क्योंकि 184(3) की जो पिटीशन है उसमें वो दे सकते हैं, वो पिटिशनर भी हैं। तो आज उन्होंने एक कानूनी राय का इजहार किया है। वकील तो वो नहीं है, वकील तो आप हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको उनकी राय सुनाऊँ और फिर इस पर आपकी राय लूँ। ज़रा सुने शेख रशीद साहब ने आज क्या कहा है। मेरा केस 62-63 का है। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किया कि 62F के तहत सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल होता है, और 19 केसेस थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। 17 केसेस में ट्रायल ही नहीं हुए। 2 केसेस ट्रायल हुए, हेलीकॉप्टर और हाईजैकिंग का। 22 MN कल मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, जनाब आपने डिस्क्वालीफाई किए हैं मामूली बातों पे, और यहाँ जो सबसे बड़ा इन लास्ट जुर्म है, सारे केसेस में नवाज शरीफ को माफ़ कर दें, सारे केसेस में नवाज शरीफ साहब को माफ़ कर दें। सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने कहा, जो माय लॉर्ड आपके सामने झूठ बोला, जालसाजी की, फोर्जरी की, गलत डॉक्यूमेंट दिए, टेम्पर डॉक्यूमेंट दिए, उसमें कोई बचत नहीं हो सकती। अच्छा, एहसन मून साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं 62F के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और माजी में 22 MNA जो हैं ये 62-63 की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और 62F जो है वो ये कहता है कि वो जो समझदार और पारसा ना हो और फासिक हो और ईमानदार और अमीर ना हो, अदालत ने उसके बरक्स करार ना दिया हो। sagacious, जी। righteous, वो sagacious, righteous, dishonest, ये सारी बातें उसमें आई हैं। इसमें एक क्लासिक केस जो है ना, वो अब्दुल गफूर लाड़ी साहब का है, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने फैसला दिया था, और उसमें उन्होंने जो फैसला IO 62F को अप्लाई करते हुए उन्होंने एक परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन लगा दी थी। और मैं ये समझता हूँ हमारी वकला की नज़र में, जब आप बाकी चीज़ों का एक ख़ास लिमिट है 5 साल कन्विक्शन की या सज़ा की या फ़ौज को रिडिक्यूल करने की, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न है। मैं ये समझता हूँ कि ये परमानेंट किसी बंदे को ग्रेवयार्ड में नहीं छोड़ देना चाहिए। ये बात उनकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब्दुल गफूर लाड़ी केस में यही है, लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ बतौर वकील कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न है। लेकिन एक बात जो है ख़ास तौर पे अर्ज़ करूँगा, जो आपने बात पूछी कि ये शेख रशीद साहब ने सारी बातें की जो इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में सारे बंदे डिस्क्वालीफाई किए उन्होंने, लेकिन बात यह है कि हमने चीज़ों को आगे लेके चलना है, हमने मौजूदा सूरत हाल में देखना है। आप देखें, आपके सामने बात की, आपके मलगम साहब ने एक पूरी डिफाइन किया एक इवेंट को, रिटर्न को।
जिस मुल्क के सिटिंग वजीर खजाना जो हैं वो अपनी एक फाइल के हवाले से एक शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं और वो नहीं दे, आप समझते हैं कि वहां पे इतनी आसानी से सच जो है वो सामने आ जाता है? मैं ये समझता हूं कि ये 184(3) का केस नहीं है, ये साथ 187 का भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को एक और बात खास जो कानूनी करूंगा कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अब चीजें वाइंड अप हो चुकी हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसी एविडेंस पे जो अवेलेबल है ये फैसला देना पड़ेगा, ना कि एक नया जो ये बात कर रहे हैं ये ट्रायल के नहीं है। ये JIT वो नहीं है जो एक आम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक इंस्पेक्टर आप मुकर्रर कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो JIT है, ये दिस इज नॉमिनेटेड एंड अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन हेरेंट 184(3) और 187 के अंडर। ठीक है, मैं शायद साहब कि अब कोई गुंजाइश नहीं, शायद साहब वो कह रहे हैं कोई गुंजाइश नहीं, तो ये अब जो नवाज शरीफ साहब के जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे 2013 के इलेक्शन में, तो उसमें उन्होंने उस कंपनी का जिक्र नहीं किया जो कि जिसका कि आज ख्वाजा हारिस साहब जिक्र कर रहे थे, FZE कैपिटल। उन्होंने ये तो कहा कि जी वो उसके सरबराह नहीं है, ये भी कहा कि उन्होंने कभी उससे तनख्वाह नहीं ली, लेकिन उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। इसका मतलब है कि उनको नवाज शरीफ साहब को 2013 में डिक्लेयर करना चाहिए था कि वो उसके बोर्ड चेयरमैन रहे हैं और 10,000 दिरहम पर मंथ का जिक्र भी कर देना चाहिए था। देखिए, अगर वो बेनिफिशियल ओनर रहे हैं, बेनिफिशियल ओनर, और उस कंपनी का कोई कारोबार है, वो एसेट है, यानी ऐसे तो हज़ारों कंपनियां होती हैं, मैं बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड पे हूँ, चेयरमैन भी रहा हूँ, लेकिन मैं उनका कोई बेनिफिशियल ओनर लेकिन नहीं। उन्होंने वर्क परमिट लेने के लिए जी मुझे वर्क परमिट लेने के लिए किया ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहां पे गलत बयानी की, वो सादिक और अमीन नहीं। मुझे इस बात का पता नहीं, मैं दो बातें करना चाहता हूँ ना। तो आपने दो सवाल किए हैं, एक कि वो उस कंपनी के बेनिफिशियल ओनर हैं और कंपनी के एसेट्स हैं या नहीं है, दूसरा क्या उन्होंने तनख्वाह ली है, एक तनख्वाह एक रकम ली है, अगर वो ली है तो डेफिनेटली उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। नहीं, लेकिन अगर नहीं ली तो इसका मतलब है गलत बयानी किया है। मैं गुजारिश करने दें, अगर ये जैसे आपने कहा कि वीजे के लिए ये हुआ, मुझे इस बात के इल्म नहीं है, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो वहां पर अगर आप बोर्ड के चेयरमैन हैं तो आप रेजिडेंट वीजा ले सकते हैं, ये उनका कानून है। ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि जी मैंने तनख्वाह उसमें लिस्ट, क्योंकि तनख्वाह दिखानी पड़ती है और 10,000 दिरहम को बड़ी तनख्वाह नहीं, पाकिस्तान के बोर्ड के चेयरमैन है इससे 10 गुना तनख्वाह लेते हैं, गवर्नमेंट के बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं। तो अगर वो रकम उन्होंने नहीं ली तो ये उनका प्रेरोगेटिव है। ठीक है, वो आप ये नहीं कह सकते कि तुमने रकम नहीं ली तो तुम 62-63 के, हम 62-63 को बड़ा लाइटली लेते हैं। हाँ, ठीक है, हम हर वो तो जो उसकी डेफिनेशंस हैं उसका फैसला कौन करेगा। अच्छा, आप उसकी डेफिनेशन पे जाएं, मेरे ख्याल है हम में से कोई नहीं बचे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इफ्तिखार चीमा का फैसला इन कैममैन ने वजीराबाद वाले 15 लाख रुपए वो उन्होंने नहीं बताए थे, मस्जिद के पैसे। जी बिल्कुल, उनके जॉइंट अकाउंट था मियां बीवी का गालबन, बिल्कुल, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया। नहीं, लेकिन आप ये चीमा साहब, अपना चंद साहब, कि नवाज शरीफ साहब ने वर्क परमिट लेने के लिए, यानी कि वीजे के लिए, जिसको हम पंजाबी में हंगामा कहते हैं, चले जो भी है, तो ये तो मेरा ख्याल है ये इस पे कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। आप भी वीजा लेने के लिए कुछ कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े डेवो की कमीशन से लेकर ले लें तो ये तो कुछ भी नहीं है। डेवो का कमीशन साबित तो नहीं ना हुआ। तो जो मेफेयर फ्लैट किधर से आ गए? क्योंकि था नहीं ना जी, ये किधर से आ गए? मेफेयर फ्लैट मियां शरीफ साहब के आप सासे देख लें जो प्री पार्टीशन थे वो माशाल्लाह आपके लीडरों से, मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन लेना। लेकिन वो इन्होंने नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूँ, वो सरे महल किधर गया, वो किसका है? वो सरे महल आपने हम नहीं पूछ रहे जी, वो उनको मुबारक हो, हम नहीं पूछते। नहीं पूछे, हमसे अगर सवाल करेंगे तो मियां शरीफ को पूरा ला था, उनके असासे भी जानता था, उनके घर भी जानता था, उनकी फैमिली भी उधर है। गवाल मंडी के घर से लेकर मेफेयर तक का सफर सारा ढूंढ लेना, बिल्कुल देख लें। गवाल मंडी के घर से लेकर मेफेयर का सफर, बाकी भी इत्तेफाक फाउंड्री के पार्टनर बैठे हुए हैं, वो बेचारे भूखे मारे हैं, बैंकरप्ट हो गए। इसमें भी जीआईटी बना ले, तमाम लीडरों में जीआईटी बना ले और देख ले कहां से आए थे और क्या था उनके। जीआईटी पहले एक नजीफी कमीशन की रिपोर्ट बनी जो आप उनके साथ कर रहे हैं, जो आप इस कमीशन के साथ कर रहे हैं, जो आपने ख्वाजा शरीफ। अच्छा, ये जो 62-63 वाला मामला है, ये जो तलवार है, तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो जाने दें, जिधर जाती है जाने दें, होने दें इस मुल्क का यार कोई हिसाब किताब इस शराफिया के खिलाफ होने दें। देखिए, तो आप उस शराफिया में शामिल नहीं है। मैं कहता हूं मैं भी शामिल हूं ना,
अगर मैं कहता हूं इन मगरमच्छों के पीछे मैं भी जाया हो जाऊं तो मुझे कबूल है। नहीं नहीं, इसको हम जाया नहीं होने देंगे। और यार ये लूट के खा गए इस मुल्क को। अहमद मीर साहब खुदा की कसम 35 साल से पंजाब पे हुक्मरान हैं, 35 साल से। जाके पंजाब की हालत देखें, पीने का साफ पानी नहीं है। पंजाब ने जितनी पीने का साफ पानी वो नहीं, तो जिम्मेदार रोड गया है। लाहौर की सड़कें इतनी चमकती हैं कि उसमें बंदा अपनी शक्ल देख सकता है। पंजाब कमीशन मिलती है। मुल्तान रोड मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दौर में की लाहौर है, का मुल्तान रोड अपनी कितनी पूरी दफा हिस्ट्री बना में है? नहीं की। लाहौर का मुल्तान रोड कितनी दफा बना है? हाँ, आप बना रहे हैं, ये एयरपोर्ट से लेकर यहां तक मेट्रो बना रहे हैं, साथ वाली आबादी को पानी नहीं मिल रहा, सामने मेट्रो देख के वो क्या करेंगे? पानी भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। अच्छा, पानी ये मिलता है और इंशाल्लाह और मिलेगा। छोटा एक फिक्रे में जवाब देंगे, आपकी जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी की जो मोहब्बत है कब तक चलेगी? देखिए, इन मगरमच्छों के खिलाफ हमारी मोहब्बत इंशाल्लाह उस वक्त तक चलेगी जब तक जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ज़ियाउल हक की बाकियात से जब तक हमारी जान नहीं छूट जाती, ये मोहब्बत चलेगी। लेकिन आजकल पीटीआई बड़ा मगरमच्छ है, वो आपके बहुत से बच्चे जो है मैं वो कहता हड़प हूं करता ज़ियाउल जा हक रहा की है। बाकियात, ज़ियाउल हक का माइंड सेट, उसामा बिन लादेन वाला माइंड सेट, ISI से पैसे लेने वाला, IGI बनाने वाला माइंड सेट के खिलाफ हमारी जंग है और ये रहेगी। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहसन बून साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितनी भी गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू के आखिर में मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि JIT की जो रिपोर्ट है ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है, असल फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी वो हर किसी को तस्लीम करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।